अच्छा, सबसे पहले आता है ये वाला वन इंट्रो वाला इसको ओपन कर लेंगे। ये वाला इंट्रो वाला करना है पहले। सबसे पहले आई थी इसकी फाइनेंशियल सिस्टम की डेफिनेशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज। ये जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किसको करता है? क्लाइंट या मेंबर्स को। इसके बाद डेफिनेशन ऐसे ही कर लेना, ठीक है। इसके बाद इसके आ जाते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। रोल आ जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। इसमें आ जाता है, ये सिर्फ इसके नाम पढ़ लेना। रेगुलेशंस ऑफ मॉनेटरी सप्लाई, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये बस इसके नेम देख लेना, 4-5 नेम देख लेना, वो काफ़ी होगा। इसकी डिटेल नहीं है इतनी बस। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है इसकी फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मैकेनिज्म। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म है जो लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ बाय या सेल करने की वो मैकेनिज्म है। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ क्या होता है? सच एज स्टॉक एंड बॉन्ड्स। और एक तो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ बाय या सेल करते हैं, और दूसरा हो जाए मोडिटीज़, कमोडिटीज़ होता है सच एज प्रिक्यूस मेटेरियल। ये अगर आप ये वाला लिख लोगे तब भी ठीक है, अगर कमोडिटीज़ लिख लोगे तब भी ठीक है। बस ये इसकी ना सिंपल सी डेफिनेशन कर लो कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ और कमोडिटीज़ जो है उसमें बाय या सेल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसके ये फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम जो है ये फंक्शंस आ जाते हैं। सेविंग फंक्शन में नाम से ज़ाहिर है कि इससे जो है हम अपने फाइनेंशियल जो अपना पैसा है वो हम इसमें सेव करते हैं। इसके बाद आता है वेल्थ फंक्शन में इसमें भी जो है हम अपना पैसा सेव करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उसको स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है लिक्विडिटी फंक्शन ये होता है कि इसको हम कितनी तेज़ी से जो है वो बदल सकते हैं। मतलब इसके फॉर एग्जांपल इसका हम इस तरह मिसाल लेंगे कि हमारे पास अगर गोल्ड है तो उसको हम जल्दी से जो है अपने पैसे में बदल सकते हैं। किसी भी दुकान पे जाएं, उसे गोल्ड दें, वो अपना जो है वो हमें पैसे दे देगा। या फिर शेयर्स जो हैं वो हम शेयर्स हम बेच दें तो उसके बदले में हमें पैसे मिल जाएंगे। इस तरह बॉन्ड है, उसके बदले में फ़ौरन पैसे मिल जाएंगे। अब जैसे कि घर है, हमारे पास बना हुआ घर पड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको इतनी जल्दी तो नहीं ना बेच सकते, उसमें देर लगेगी। तो वो जो है लिक्विडिटी फंक्शन नहीं होगा। लिक्विडिटी फंक्शन वो होता है जिसे हम जल्दी से जो है वो चीज़ें दे के उसके बदले में पैसे ले सकें। इसके बाद है क्रेडिट फंक्शन। इससे भी नाम से ज़ाहिर है कि हम जैसे ये कर्जा वगैरह लेते हैं, कोई पैसे ले लेते हैं, उससे जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपने ज़रूरत के हिसाब से कंजप्शन करते हैं। उसके बाद आ जाता है पेमेंट फंक्शन जिससे हम पैसे वीज़ा प्लास्टिक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से जो हम पैसे वहाँ से पे कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ये ऐसा मैकेनिज्म है। रिस्क फंक्शन, इसमें जो है इसका भी मुझे भी फ़िलहाल नहीं पता, क्योंकि इसके पास 3 या 4 पॉइंट कर लेंगे ना फंक्शन। इसके पास थोड़े फंक्शनल सिस्टम जो है इसके 3 या 4 पॉइंट कर लेना, बस यही काफ़ी होगा। 4 नंबर का सवाल आएगा, ये काफ़ी हो जाएगा। पॉलिसी फंक्शन ये एंड वाले 2 अगर करने हो तो कर लेना, वैसे पढ़ लेना, काफ़ी होगा। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। ये पहला हमने किया है फंक्शन सिस्टम वो वाला, और ये टाइप्स ऑफ फंक्शनल मार्केट्स, ये वाले दोनों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। ये वाला तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर ने ये ऑनलाइन भी करवाया था और फिजिकल में भी करवाया था। तो प्राइमरी मार्केट होता है क्या है? ये सिंपली ये है कि जो एक कंपनी या एक फैक्ट्री है वो अपना बॉन्ड या शेयर जो है स्टॉक एक्सचेंज में अब फर्स्ट टाइम जो है वो इशू करती है, उसे हम कहते हैं ये प्राइमरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट इसी तरह है कि सेकेंडरी मार्केट इस तरह है कि अगर कोई मार्केट सेकंड या थर्ड टाइम अपना बॉन्ड या शेयर जो है मार्केट में इशू करती है तो उसे जो हम कहेंगे सेकेंडरी मार्केट है। इसके आगे ये प्राइमरी मार्केट के एडवांटेजेस हैं, ये वैसे पढ़ लेना, 3-4 पॉइंट कर लोगे तो काफ़ी हो जाएगा। फर्म कैन रेज कैपिटल इन द प्राइमरी मार्केट, हेल्प्स इन मोबाइलिजिंग सेविंग्स। बस ये वाले 4 पॉइंट कर लोगे काफ़ी हो जाएगा। इसके भी आगे सेकेंडरी मार्केट के भी आगे जो है ये एडवांटेजेस हैं, ये वैसे ही पढ़ लेना, ये भी 3-4 पॉइंट कर लेना, इसके भी काफ़ी होगा। जो इजी लगे ना वो कर लेना। ये हमारी होगी पहली स्लाइड कंप्लीट। अच्छा, दूसरा ये लेक्चर नंबर 1 और 2 है।
इसको ओपन कर लेते हैं। ये पहले इसका जो है सिंपली ये क्वेश्चन वगैरह पूछे, मैं इसको छोड़ो, आगे आगे आता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, किसे कहते हैं, ये बस वैसी इन्फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है। बॉन्ड, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। बॉन्ड, स्टॉक मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये वैसे पढ़ लेना, बस पढ़ने वाला ही है ये, या इसमें क्या याद करना है। आगे ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, क्लेम ऑन द इश्योर फ्यूचर इनकम। बॉन्ड किसे कहते हैं, ये भी बस पढ़ लेना, इसमें जो है वो एमसीक्यूज ही बनेगा इसमें। अच्छा, उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में पहला ये पॉइंट आ जाता है कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक क्या होता है कि हम कोई भी जनरल पब्लिक जो है वो स्टॉक खरीद सकती है, उसे हम कहते हैं कॉमन स्टॉक। ये नीचे वाला सर ने 2 पॉइंट जो है ये पढ़ाए ही नहीं थे, अगर गूगल से करने होंगे तो कर लेना, वैसे ये सर ने नहीं पढ़ाए थे। उसके बाद आता है इसके ये न्यूमेरिकल है छोटा सा, कि XYZ कोई ऐसी कंपनी है, हैज़ एन अथॉरिटीज़ कैपिटल 60 लाख। उसके बाद जो है कैपिटल 60 लाख पड़े हुए हैं फॉर विच इट, जो इसमें से फिर वो जो है 2 लाख शेयर्स वो इशू करता है। और एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपये ईच। तो अब इसको जो है 2 लाख को 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो इसने ये पूछा हुआ है क्या, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल, तो इसका जो है पेड अप कैपिटल निकल आएगा। 2 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये इसके पास टोटल दिए हुए थे 60 लाख, उसमें से उसने इशू किए हैं 2 लाख शेयर जो है वो इशू कर दिए थे। तो ये 10 उसकी पर शेयर की कीमत थी, तो उसको हम जो है मल्टीप्लाई करके उसकी पेड अप कैपिटल निकाल लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कन्वर्जन ऑफ करेंसी। कन्वर्जन ऑफ करेंसी क्या होता है कि हम अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये नाम से ज़ाहिर है कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना। फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है कि हमारे इधर हमारे रुपया जो है वो US डॉलर के मुकाबले में उसकी कितनी वैल्यू है, कितनी कदर है, उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इसका आपको पता ही है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है ये वाला फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये सिंपली ये है कि अगर हमने कोई भी शेयर जो है वो ख़रीदना है और बेचना है, तो इसमें हमें किस में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ज़ाहिर सी बात है कि अगर हमने जब कोई भी चीज़ ख़रीदनी है, शेयर ख़रीदना है या फिर कोई भी चीज़ ख़रीदनी है हमने मार्केट से, तो वो अगर लो कीमत में होगी और हम लो कीमत में उसे ख़रीद लेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। अगर हम यही चीज़ जो है अगर कल परसों या देर से हम खरीदते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो वो हमारे लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। बस इसका ये डिफरेंस ही बताया हुआ कि हमारे लिए विच डे, ये जैसे लिखा है, विच डे वुड हैव बीन द रोस्ट डे, वुड व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन पाउंड्स। ये अब इसके आगे दिया हुआ है कि इतने सारे ये डॉलर्स हैं, अगर ये खरीदना चाहे तो कौन से वाला खरीदेगा, जिसकी कीमत ज़्यादा, जिसके शेयर्स की कीमत ज़्यादा होगी वो वाला खरीदेगा। ये वाला 471.96 वाला, ठीक है, ये वाला इसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि इसकी कीमत इसे ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट डायरेक्ट फिनांस, इनडायरेक्ट फिनांस। ये वाला आगे सर ने नहीं पढ़ाया था, ये वाला आगे नहीं पढ़ाया था। आगे वर्क प्रॉब्लम है, इसके आगे ये देख लो क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं, ये भी सर ने नहीं पढ़ाया था, बस वहीं तक ही है, ठीक है। ये हमारी होगी 2 स्लाइड। इसके बाद 1 और 2 के बाद आती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अच्छा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं? ये शेयर्स, बॉन्ड्स, बैंक अकाउंट्स, फॉरेन करेंसी, डिनोमिनेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये स्पॉट मार्केट, ये बस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं ये वाला देख लेना है। और स्पॉट मार्केट क्या होता है कि ऑन द स्पॉट हम कोई भी चीज़ उसके बदले में ले सकें। जैसे हमारे पास गोल्ड है, हम गोल्ड दे के तो उसके बदले में पैसे ले सकें, वो ऑन द स्पॉट है। शेयर्स दे के उसके बदले में पैसे ले सकें, वो ऑन द स्पॉट है। फ्यूचर मार्केट हम कोई भी चीज़ जो है वो फ्यूचर के लिए रख लें,
जैसे कोई प्लाट है, कोई घर है, हम खरीद के रख लें, फ्यूचर में अगर इसकी जैसी कीमत ज़्यादा होगी तो हम बेच देंगे, सेल कर देंगे, ये हो जाएगी फ्यूचर मार्केट। सर ने इसका ये बताया था, शेयर्स बॉन्ड्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं, ये वाला बताया था सर ने। और स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट क्या होता है इसके बारे में बताया था। ये भी वो ये शॉर्ट क्वेश्चन में तो नहीं आ सकता, ये इतना छोटा सा, क्योंकि 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ी आएगा, ये भी एमसीक्यूज के लिए होगा। और इसके बाद आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वार्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होती है? डायरेक्ट टू एक्सप्रेस द प्राइस ऑफ अ फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स। हाँ, कि हमारी जो डोमेस्टिक हमारी जो मुल्क का जो पैसा है ना, वो अगर हाँ, हमारी डोमेस्टिक जो है वो वेरिएबल पैसा जो है वो वेरिएबल हो और फॉरेन करेंसी का जो है वो फिक्स हो, तो उसे हम कहेंगे ये डायरेक्ट है। कि मतलब अब जैसे अमेरिका का जो डॉलर है वो $1 सेम $1 ही है, लेकिन उसके बदले में हमारी जो है करेंसी कभी ऊपर आ रही है, कभी नीचे आ रही है। ये हमारी करेंसी जो है, हमारे मुल्क की करेंसी है जो वेरिएबल है, तो इसे हम कहेंगे ये डायरेक्ट क्वार्ट है। और इसके बदले में इसी को उल्ट कर लो, IDQ इसी का उल्टा है कि अगर फॉरेन करेंसी जो है वो अप और डाउन हो रही हो, वेरिएबल हो, और हमारे मुल्क की करेंसी जो है वो फिक्स हो उसे IDQ कहेंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट कहेंगे। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। एप्रिशिएट डेप्रिशिएट क्या होता है? ये सारा रीजनिंग में हमें पढ़ाया था कि अगर हमारे मुल्क का जो है वो पैसा अच्छा सॉरी, वो मुझे कॉल आ गई थी। अच्छा, एप्रिशिएट क्या होता है? एप्रिशिएट मतलब ये है कि अगर दूसरे अमेरिका के निस्बत या दूसरे फॉरेन कंट्री के निस्बत जो है हमारे पैसे की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो, तो फिर एप्रिशिएट होगा। अगर दूसरे मालिक की निस्बत हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो तो डेप्रिशिएट होगा। ये सिंपल इसका जो है कॉन्सेप्ट है, वो इतने ज़्यादा लंबे चौड़े वो पढ़ने की या करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना भी आप कॉन्सेप्ट अगर याद कर लो तो आप खुद लिख पाओगे। अगर हमारी करेंसी हमारे मुल्क की करेंसी जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो तो एप्रिशिएट है, अगर डिक्रीज़ हो इस अमेरिका के निस्बत अगर डिक्रीज़ होगी तो ये जो है डेप्रिशिएट होगा। बाकी आगे ये इसने ये एग्जांपल दी हुई है, इससे भी अगर देख लेना। आगे आता है क्रॉस रेट। क्रॉस रेट क्या होता है कि क्रॉस रेट इज एन अनऑब्जर्व्ड रेट दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम टू ऑब्जर्व्ड रेट्स। फॉर एग्जांपल इज जापानीज कि $1 जो है वो बराबर है किसके? 100 जापानीज के। एक ये चीज़ होगी, $1 100 जापानीज के बराबर है। अब दूसरी चीज़ ये है कि $1 1.27 कैनेडियन डॉलर के बराबर है, ठीक है। $1 100 जापानीज के बराबर है। दूसरे पे इसके दूसरे मुल्क के साथ जब किया है तो कह रहा है कि $1 जो है वो 1.27 कैनेडियन, ये कनाडा की ये है करेंसी, उसके बराबर है। तो मिसाल इसकी एग्जांपल इस तरह वो कह रहा है कि ये है तो दोनों इक्वल, $1 ये भी इसके इक्वल है और ये $1 इसके इक्वल है, तो मतलब हम जापानीज़ को जो है वो इससे ख़रीद सकते हैं। 100 जापानीज़ के जो है वो करेंसी अगर देंगे उसके बदले में हम ये जो है ये कनाडा की करेंसी ये 1.27 जो है ये खरीद सकते हैं। ये दोनों इक्वल है, मतलब कि एक करेंसी से हम दूसरी करेंसी से खरीद सकें, उसे क्रॉस रेट कहेंगे। ठीक हो गया। आगे इसके मल्टीप्लिकेशन है, ये आप वैसे देख लेना बस। ये होगी हमारी ये वाली स्लाइड भी होगी। अच्छा जी, फॉरेन से जनरेट किया था, अब आया था डिटर्मिनेट्स। ये सबसे इजी स्लाइड है, ठीक है। इसका प्रॉपर इसको समझने के लिए ना एंड वाली स्लाइड में आ जाओ। एंड वाली स्लाइड में ये ठीक से बताया हुआ है, वहाँ से इतनी ज़्यादा समझ नहीं आएगी। इसका ये है कि वेरिएबल वेल्थ, चेंज इन वेरिएबल, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वेल्थ की कीमत, जब वेल्थ अगर बढ़ेगी
तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी जो है वो बढ़ेगी। ये बस ऐसे ही देख लो। ये सभी चीज़ें अगर ये दोनों जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है ये भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिर्फ रिस्क है, अगर वो रिस्क बढ़ेगा तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। अब ज़ाहिर सी बात है, किसी ने अगर कोई चीज़ लेनी है, वो रिस्क पे कोई चीज़ लेगा, उसकी डिमांड ज़्यादा तो नहीं होगी ना, वो कम ही होगी। इसलिए ये सिर्फ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रिस्क जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और लिक्विडिटी ये जो है ये भी अगर इसकी कीमत बढ़ेगी तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। ये दोनों जो है, ये तीनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रिस्क जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ऊपर आ जाओ इसके वेल्थ, ये इधर से सब कुछ उधर नीचे जो है वो उसका क्लियरली ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। वेल्थ हो गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया, रिस्क लिक्विडिटी हो गया। वेल्थ की इधर जो है इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई, बस इतना ही बताया है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और नीचे आ जाता है इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न का आगे ये यहाँ से जो है इसकी ये न्यूमेरिकल आ सकता है। ये इसके नीचे लिखा भी होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न किसे कहते हैं। इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न विल रेज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द एसेट। अब इसका फार्मूला है, इसको रट्टा लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो। एक्सपेक्टेड रिटर्न को डिनोट किससे करते हैं? आर ई से। इज इक्वल टू पी आई और P1 R1 प्लस P2 R2 प्लस P3 R3, आगे जितने भी होंगे सो ऑन, जिस तरह का आगे क्वेश्चन होगा। पहले अगर डेफिनेशन वगैरह पूछी हो तो डेफिनेशन लिखते नहीं है, अगर ये क्वेश्चन होगा तो ये सिंपली क्वेश्चन करना है। इसको ना रट्टा लगा रहा हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न के डिनोट किससे करते हैं? आर ई से। इज इक्वल टू P1 R1 प्लस P2 R2 प्लस P3 R3, जो भी आगे होगा सो ऑन। उसके बाद अगर क्वेश्चन जो है इसका इस तरह दिया होगा, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मोबाइल फोन इफ द रिटर्न। हाँ, रिटर्न जो है कितना है? 12%। पहला R1 जो है वो 12% है, रिटर्न 12% है। 2/3 ऑफ द टाइम, 2/3 ऑफ द टाइम मतलब 2/3, या ये इधर लिखा हुआ है 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये प्रोबेबिलिटी जो है 2/3 है। 2/3 को जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.67। ये P1 हो गया, 2/3 ऑफ द टाइम। एंड अब R2 क्या है? R2 क्या है? 8%। R2 8% है। 1/3 ऑफ द टाइम, 1/3 आ गया P2, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। अब ये यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है, ये लिखा था ना 12% है, ये 12% है। R1 12% हो गया, R2 कितना हो गया? 8% हो गया, ये दिया हुआ है। और P1 कितना है? 2/3 2/3 को जब सिंप्लीफाई करेंगे 0.67 आ गया। और इसी तरह फिर प्रोबेबिलिटी 2 है, 1/3 1/3 को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे P2 0.33 आ गया। अब इसको जो है फार्मूला जिस तरह वो उधर लिखा हुआ था, ये जैसे लिखा हुआ है P1 R1, इन दोनों को P1 की क्या वैल्यू निकली थी? 0.67 ये निकली थी, ठीक है। और R1 की क्या वैल्यू निकली थी? ये आगे 0.12। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, या दरमियान में जो है वो प्लस का निशान रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इसका जब आंसर आएगा फिर इन दोनों का जब आंसर आएगा उन दोनों को प्लस कर देना है और ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको परसेंटेज में लिखना हो परसेंटेज में लिख देना। ये सिंपल है, इजी है क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है। अगर ये वाला अगर समझ लो ना तो इसी से रिलेटेड आगे भी है। रिस्क वाला आता है, रिस्क वाला भी ऐसे ही करना है। ये रिस्क वाला है, रिस्क भी ऐसे ही है। P1 फिर इंटू R1 माइनस RE, R1 माइनस RE क्या था हमारे पास उधर? एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए, RE निकालने के लिए हमें ये वाला फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा। ये हमें पहले ये सब कुछ सिंप्लीफाई करके फिर हमारा RE निकलेगा। RE निकाल के इधर लिखेंगे, फिर इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा प्लस P2 R2 माइनस RE। इसी तरह आगे फिर आ जाएगा P3 इंटू R3 माइनस RE होल स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह में आगे 100 ये चलता रहेगा। तो इसके पूरे के ऊपर आ जाएगा इसका अंडर रूट आ जाएगा। इसका भी जो है वो सिंपली नीचे दिया हुआ है, इसकी डेफिनेशन वगैरह दी हुई है जो मैंने पहले भी बता दिया। ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इधर इसका क्वेश्चन तो इतना नहीं दिया हुआ जिस तरह वो पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न का क्वेश्चन दिया हुआ था ना, इसका क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। वैसे आप ये खुद ही समझ लो P1 क्या था उधर जो आप एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया था 1 सेकंड, ये यहाँ पर अब दिया नहीं हुआ।
P1 अब आप वो वहाँ पे मैंने अच्छे से समझा दिया ना। P1 वो होता है, R1 क्या होता है, वो एक्सपायरी रिटर्न होता है, वो रिटर्न होता है। और RE क्या होता है, हमें वो ये सिंप्लीफाई खुद करना पड़ेगा। RE एक्सपायरी रिटर्न, ये RE यहाँ पे फाइंड किया हुआ है इन्होंने, ये वो वाला फार्मूला लगाया है R1 और P1 और R1 वाला, P2 R2 वाला, फिर इसको प्रेस कर दिया है और 0.10 आ गया। ये RE निकाला है, इधर RE निकाल के फिर इधर लिखना है RE की वैल्यू, R1 की वैल्यू जो भी होगी, इधर क्वेश्चन में तो दी नहीं हुई। R1 की वैल्यू जो है वो इन्होंने लिखी हुई है 0.15 लिख लेने है R1 की जगह पे। RE हमारे पास क्या निकला, एक्सपायरी रिटर्न क्या निकला है 0.10 जो है इस यहाँ पे लिख लेना है RE की जगह पे। इन दोनों को माइनस कर लेना है, इसका फिर जो आंसर आएगा उसको ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, ये मतलब सिंप्लीफाई खुद ही कर लेना, ठीक है। P2 R2 आगे फिर ये वाला भी इसी तरह होना है, ये वाला अगर हो गया तो ये वाला भी इसी तरह हो जाना है। ये इसका फिर नीचे दिया हुआ भाई ये हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये वाला RE जो है हम ये किस तरह फाइंड करेंगे, ये भी नीचे दिया हुआ है, आगे ये सिंप्लीफाई किया हुआ है। अब देखोगे एक बार गौर से देखोगे समझ आएगी। ये यहाँ तक क्वेश्चन एक कंप्लीट होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन इन्होंने वो ये यहाँ पे 2 वैल्यू दी हुई थी, ये यहाँ तक 1 वैल्यू, ये यहाँ तक 2 वैल्यू, मतलब P1 P2 ये 2 दिए हुए थे। और नीचे वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर P1 वाला एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर करके और अंडर रूट कर दिया। तो P1 इसका 1.0 कर दिया है, R1 जो है इसका 0.10 कर दिया है। P1 की जगह पे P1 की वैल्यू लिख लेनी है, R1 की जगह पे R1 की वैल्यू लिख लेनी है, माइनस RE एक्सपायरी रिटर्न हमारे पास क्या निकला, ये वाला इसका फार्मूला लगाना है। P1 R1 इनको मल्टीप्लाई करके इसका 0.10 आ जाएगा, 0.10 लिख देना है यहाँ पे RE की जगह पे। इसको सिंप्लीफाई करके इसका आगे नीचे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे आसान ये जो है ये स्लाइड है, बहुत मुश्किल नहीं है। इसमें से वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है। लिक्विडिटी मैंने पहले भी बता दिया कि जिसके बदले में हम फ़ौरन कोई भी चीज़ जो है वो उसके बदले में हम पैसे खरीद सकें, पैसे ले सकें, उसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। पहले भी बताया था कि जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड का हम फ़ौरन जो है हम उसे सेल करके उसके बदले में हम पैसे ले सकते हैं। हमारे पास शेयर्स हैं, हम उसको सेल करके हम उसके बदले में पैसे ले सकते हैं, तो इसे कहते हैं लिक्विडिटी। ये थ्योरी ये वैसे पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं होगा। बस ये यहाँ पर स्लाइड ये ख़त्म होगी। अच्छा जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये दोनों रहते हैं EMH क्या होता है? इसका ना इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना देख लेना, ये MCQs में आ सकता है कि द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस EMH इज़ एन आइडिया, मतलब कि इसका आइडिया किसने दिया था? 1960 में दिया था एगन फार्मा में। ये इसका नेम देख लेना इसका, जिसने ये आइडिया दिया था, और किस सन में दिया था? 1960 में दिया था, ठीक है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन की इसकी मुझे भी इतनी ख़ास समझ नहीं आई थी। मैंने एक मिनट को मैंने लिखी थी इसकी ना डेफिनेशन, मुझे इसकी कुछ इतनी खास समझ नहीं लगी थी, इसलिए मैंने फिर ना इंग्लिश में लिख लिया था। लिखा था कि मार्केट इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट द प्राइस ऑफ मार्केट सिक्योरिटी। ये बात वो अब इसका मैं खुद ही रट्टा लगाऊंगा, पता नहीं इसका क्या करना है। इसकी मुझे डेफिनेशन की इतनी खास समझ नहीं लगी थी। ये वैसे आप भी लिख लेना, मार्केट इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट द प्राइस ऑफ मार्केट सिक्योरिटी, ठीक है। अब इसका साथ में जो है वो दायरे लगा के ना ये वाला वीक फॉर्म और सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, एफिशिएंट मार्केट के हाइपोथेसिस क्या हो सकते हैं? वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म। वीक फॉर्म क्या होता है कि जिसमें सिर्फ हिस्टोरिकल प्राइस एंड रिटर्न्स हो, जिसमें सिर्फ पास्ट का डाटा हो, उसे हम कहेंगे हिस्टोरिकल। ये वीक फॉर्म जिसमें सिर्फ पास्ट का डाटा हो, उसे हम कहेंगे ऑल हिस्टोरिकल प्राइस एंड रिटर्न्स, ठीक है। और फिर सेमी स्ट्रॉन्ग क्या होगा? ऑल पब्लिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी जो पब्लिक को दी जाती है, उसे कहेंगे हम ये सेमी स्ट्रॉन्ग है।
इसका एग्जांपल इस तरह दी थी कि अगर गवर्नमेंट ने जो है वो सी पैक बनाया है, सी पैक बना रही है, तो वो गवर्नमेंट जो है लोगों को बता देती है कि हम सी पैक बना रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है आप लोग भी इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पे। आप जो जैसे लोगों को पता चलेगा, इन्वेस्टर्स को पता लगेगा, वो जो है उस रोड के ऊपर ये होटल बनाएंगे, ये रेस्टोरेंट वगैरह बनाएंगे, या कोई पेंचर वगैरह की दुकान, या मतलब कोई भी इस तरह की कोई चीज़ें बनाएंगे। ये होगी ऑल पब्लिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्या आ जाएगा, ऑल इन्फॉर्मेशन, पब्लिक की और प्राइवेट की, दोनों की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये सर ने इसका ना बस ऐसे ओवरव्यू ऐसे दिया था, ज़्यादा सर डिटेल में नहीं गए थे इसकी। अगर करना होगा तो ये पढ़ लेना, पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगी, इतना ज़्यादा इसमें नहीं है करने वाला। अच्छा जी, आगे ये भी अनोमेल्स, ये भी जो है ये भी सिर्फ पढ़ने वाला है कि किस दिन जो है ये स्टॉक प्राइस की जो है कीमत डिक्रीज़ होती है और किस दिन इंक्रीज़ होती है। ये एक बार पढ़ लोगे तो वैसे समझ आ जाता है। ये भी सिर्फ पढ़ने वाला है। ये आगे आ जाता है स्टॉक स्प्लिट इफेक्ट, शॉर्ट टर्म प्राइस और मर्जर। शॉर्ट स्प्लिट में स्टॉक स्प्लिट में यह होता है कि एक कंपनी ने या एक फैक्ट्री ने जो है वो अगर एक शेयर पहले इशू कर दिया हुआ है, उसकी कीमत जो है वो 10 रुपये, एक शेयर की कीमत जो है वो 10 रुपये है। अब उसको वो तोड़ के 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो इसे कहेंगे स्टॉक स्प्लिट इफेक्ट। मतलब 2 हिस्सों में जब वो डिवाइड करेंगे, एक शेयर को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो एक कीमत तो वही रहेगी उसकी 10 रुपये, लेकिन जब वो एक शेयर के 2 शेयर बन जाएंगे तो एक की कीमत 5 रुपये हो जाएगी, दूसरी कीमत 5 रुपये हो जाएगी। तो इस तरह जो है वो एक शेयर को 2 हिस्सों में डिवाइड करना, उसे कहेंगे स्टॉक स्प्लिट इफेक्ट है। और शॉर्ट टर्म प्राइस, शॉर्ट टर्म में इस तरह होता है कि कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री अगर कोई शेयर देती है, लोगों को देती है बहुत ही कम अरसे के लिए, मतलब कि इसका इस तरह थी एग्जांपल के 90 रुपये का उन्होंने दिया है और 100 रुपये में आपसे जो है वो वापस शेयर ले लिया, इसे शॉर्ट टर्म प्राइस कहेंगे। सिंपली ये इतना ही होगा। आगे मर्जर में ये आ जाएगा, जैसे 2 बड़ी कंपनियां, दो जो हैं वो कंपनियां एक मर्ज हो जाएं, वो ख़रीद ले। जैसे इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे जैज़ ने जो है वो वारिद को ख़रीद लिया, ख़रीद के जो है वो एक कंपनी बन गई, 2 कंपनियां थी वो एक कंपनी बन गई, इस तरह मर्जर ये वाला हो जाएगा। आगे ये भी पढ़ने वाला है, ये पढ़ लेना वैसे काफ़ी है, बस एंड वाली स्लाइड को वैसे नहीं करनी। और ये 3 जो है ये वैसे पढ़ लेना। वैसे तो सर ने यहाँ तक ही करवाया था, बस आगे ये वाला टेक्निकल एनालिसिस ये नहीं करवाया था। अगर पढ़ लोगे तो ठीक है, ताकि अगर पेपर में आए तो फिर कर सकें हम। अच्छा, ये भी हो गया। अब आ गया हमारे पास PDF। अच्छा अब PDF का जो है, इसमें से सर ने हमें ये 4 करवाए थे इसके पॉइंट। सिंपल लोन क्या होता है कि सिंपली हम किसी से लोन लें और उसको एंड में जो है, जो हमने ये डेट मुकर्रर की हो, उस डेट पे हम जो है उसे पैसे भी दें, और जो हमने एक शरह मुकर्रर की होगी उसके बदले उतने जो है वो पैसे उसे अजाफी दें। ये होगा सिंपल लोन। और फिक्स लोन में क्या होगा कि हम पेमेंट जो है वो फिक्स कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे 1000 रुपया मैंने अगर किसी को दिया है, तो वो जो है मुझे हम फिक्स कर लेंगे कि इस तारीख तक तुमने मुझे इतने पैसे रोज़ देते रहना है, हर रोज़ या जितने वो जैसे भी फिक्स कर लें, इतने पैसे जो है वो रोज़ मुझे देते रहना है इस तारीख तक, और इस तारीख को मुझे जितने पैसे मैंने 1000 रुपया दिया था वो पैसे भी मुझे वापस करने हैं। ये होगा फिक्स पेमेंट लोन। इसका मुझे ना इतनी ऐसे ही समझ आई थी, इतना ख़ास कुछ समझ नहीं आई थी, क्योंकि ये ना एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, कुछ ख़ास समझ नहीं लग रही थी। बाकी पेपर में जैसे आएगा फिर देख लेंगे। मैं किसी और से भी पूछता हूँ उसके बारे में, मुझे इतनी ख़ास समझ नहीं लगी। आगे कॉपन बाउंड है इसकी, मुझे क्योंकि कॉपन बाउंड जो है ये फिक्स पेमेंट के साथ वो थोड़ा मिक्स हो रहा है, इसकी मुझे नहीं समझ लग रही थी। उसके बाद ये आया था डिस्काउंट बाउंड में ये है कि कोई कंपनी जो है वो डिस्काउंट में अगर कोई बॉन्ड दे रही हो तो उसे डिस्काउंट बाउंड कहेंगे। आगे फिर इसकी न्यूमेरिकल आ जाना है। न्यूमेरिकल अभी हमने किया ही नहीं है, जब करेंगे तो फिर बताएंगे। बस यही कुछ ही है इसमें। ये PDF में जो है ना, ये वाले लोन वाला मुझे इतना ख़ास समझ नहीं लगा, क्योंकि
ये ना एक दूसरे से मिक्स हो रहा है। मुझे पहले 2 वाले पॉइंट ही सही समझ लगे हैं, वो कूपन बाउंड और डिस्काउंट बाउंड का इतना खास वो नहीं समझ लग रही थी। बस यही कुछ हमारा सिलेबस है। ओके।